हेलो फ्रेंड्स, डेली करंट अफेयर प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनको देखते हैं हम लोग। उससे पहले मैं फिर बार यही कह रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है इनको नोट डाउन करते रहिएगा साथ साथ, ताकि आप लोग जो है बाद में जब भी पढ़ें इनको रिवाइज करें तो इनको दिक्कत ना आए आप लोगों को, ठीक है ना। सो इसको बार बार रिविजन के लिए आप लोग प्रॉपरली इनको नोट डाउन करते रहें किसी भी नोटबुक के अंदर या जैसे भी आपको उचित लगे, की पॉइंट्स वगैरह निकाल लें। राइट। तो इसमें क्या होगा कि आप जल्दी जल्दी जो है इन चीज़ों को रिवाइज कर पाएंगे जैसे ही आप लोगों के एग्जाम्स नज़दीक आते हैं और जिस टाइम ज़रूरत होती है। राइट। तो ये एक साल का पूरा जो आपके सामने करंट अफेयर्स ऑलमोस्ट हो चुका है, ठीक है ना। बाकी आगे आगे और बनते जा रहे हो, जो इंपॉर्टेंट और लग रहे हैं वो क्वेश्चंस भी आपके सामने आ रहे हैं। राइट। तो आज के क्वेश्चंस देखते हैं इंपॉर्टेंट जो है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, रामायण क्रूज सेवा की शुरुआत किस नदी पर की जा रही है? रामायण क्रूज सेवा एक्चुअल में क्या है कि जो अयोध्या में रामायण क्रूज सेवा की शुरुआत की गई है, जिसमें 15-16 किलोमीटर जो है उस एरिया के अंदर एक जो है सर्विस शुरू की गई है, जिसमें लोगों को घुमाया जाएगा और घाटों का दर्शन करवाया जाएगा, ठीक है ना। इसमें जो क्रूज सर्विस बनाई गई है उसमें जो रामचरितमानस जो है उसकी थीम पर बनाई गई है, ताकि लोग जो है उस चीज़ को एक्चुअल में देख सके वहाँ पर और घाटों के भी दर्शन कर सके। इसके लिए अयोध्या में बनाई गई। ये नदी पूछ रहा है कौन सी नदी है, तो अयोध्या कौन सी नदी के किनारे है आप लोगों को अच्छे से पता ही है। आपको पता है कि गंगा जो है, गंगा नदी यहाँ उत्तराखंड से हरिद्वार से होते हुए जो है इससे जाती है, और इसकी कुछ एक सहायक नदियाँ हैं, जैसे कि आपको पता होगा रामगंगा है, इसके बाद गोमती है, उसके बाद घाघरा है, गंडक है, कोसी है, फिर एक जो आगे की तरफ महानंदा भी है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से रिवर्स है ये। तो ये जो घाघरा नदी है इसकी सहायक नदियां हैं 2-3, एक है आपकी सरयू नदी, राप्ती नदी, और जो है एक शारदा नदी है। तो ये 3 जो है इसकी सहायक नदी है घाघरा नदी की। तो ये सरयू नदी जो है इसके किनारे पर ही अयोध्या शहर बसा हुआ है। तो सरयू नदी पर जो है ये सर्विस शुरू की गई है, जो कि रामचरितमानस की जो है थीम उस पर बेस बनाई गई है, पूरी अंदर से जो है डिजाइन उस टाइप का किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। रामचरितमानस किसके द्वारा लिखी गई है? गोस्वामी तुलसीदास की जो अवधि की लिखी हुई रामचरितमानस है उसी के हिसाब से जो है इसको डिजाइन। तो रामायण क्रूज सेवा ध्यान रखना है। नदी पूछा है आपसे कहाँ? अयोध्या के अंदर। तो अयोध्या आपको पता है कौन सी शहर जो है किसके किनारे पर है? तो सरयू नदी के। तो इसका बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। राइट, तो बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए किस राज्य ने स्थानीय उत्पादों में राज्य के ब्रांड नेम का उपयोग करने की बात कही है? जो कृषि क्षेत्र है उसमें आत्मनिर्भर बनना चाहता है और जो स्थानीय उत्पाद है, जो लोकल आइटम्स है वहां के, उनमें राज्य का ब्रांड नेम यूज करेगा ताकि प्रमोशन अच्छे से हो सके उस चीजों का। तो वो कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र है, त्रिपुरा है, गोवा है या उत्तर प्रदेश? आपसे ये पूछ रहा है। तो देखिएगा ये आपको आंसर देना है ए, बी, सी और डी। पहले बताइएगा फटाफट से इसका कमेंट में आंसर क्या है। महाराष्ट्र है, त्रिपुरा है या क्या है इसका करेक्ट आंसर? तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? गोवा। सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। सी इसका गोवा इसका करेक्ट आंसर है। ये गोवा के जो चीफ मिनिस्टर है प्रमोद सावंत जी, उन्होंने बोला है कि हम लोग जो है 2022 तक जो किसानों की आय दोगुनी करना है इसके लिए काम कर रहे हैं, और हम लोग जो लोकल आइटम्स है, लोकल जो उत्पाद है, उनका ब्रांड नेम जो है राज्य के साथ जोड़ के और फिर जो है हम लोग उनका प्रमोट करेंगे ताकि जल्दी अच्छी ब्रांडिंग हो और अच्छे जो है उनकी बिक्री भी हो। राइट। तो प्रमोद सावंत ने ऐसा बोला। वहाँ के जो सीएम है, वहाँ के राज्यपाल आपको पता ही है भगत सिंह कोश्यारी संभाल रहे हैं अतिरिक्त कार्यभार, जो महाराष्ट्र के राज्यपाल है वही। क्लियर। इसके अलावा वहाँ पर जो है गोवा के अंदर आपको पता होगा कि गोवा जो है कहाँ पर बसा हुआ है? गोवा यहाँ पर महाराष्ट्र के नीचे की तरफ कर्नाटक के बीच में यहाँ गोवा बसा हुआ है। कैपिटल पणजी है, ठीक है। यहाँ पर जो है गोवा में काजू हो गया, नारियल हो गया, और इसके अलावा जो आपका धान हो गया, इस प्रकार की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। राइट। तो इस तरह की काम किए जाने की संभावना जो है इन्होंने बताई कि ऐसा हम लोग करने वाले हैं, और 12 किसान संगठन भी बनाए जाएंगे, जो कि जिसकी वजह से फिर हम लोग जो है अल्टीमेटली क्या है कि कृषि को जो है बढ़ावा देना चाह रहे हैं और मशीनीकरण खेती जो है उसकी तरफ जाना चाह रहे हैं, और अच्छे रेट जो है मिल पाए लोगों को, इन सब चीज़ों पर ध्यान देने के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली कृषि जो है वो देश की बैकबोन है, इसमें कोई संदेह नहीं है। एग्रीकल्चर सिस्टम जो है इसमें कोई संदेह नहीं है। बहुत सारे लोग जो है उस पर निर्भर है। तो उस क्षेत्र को थोड़ा सा सुधारने की ज़रूरत है। तो अभी किसान आंदोलन भी चल रहे हैं, आप लोगों को पता होगा। जो बिल लेकर आई थी गवर्नमेंट, जो 3 अध्यादेश लेकर आई थी उनके खिलाफ, तो वो भी आजकल काफ़ी चर्चा में चल रहा है, ठीक है। सो ये गोवा जो है इस प्रकार का कर रहा है ताकि कृषि क्षेत्र को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा सके। क्लियर।
तो इसका करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चर्चा में रहा शब्द थेरेमिन क्या है? थेरेमिन शब्द क्या है ये पूछ रहा है। क्या है थेरेमिन? मूर्तिकला है, संगीत वाद्य यंत्र है, रोबोट है या चक्रवात है? थेरेमिन, थेरेमिन क्या है? संगीत वाद्य यंत्र, रोबोट, चक्रवात या मूर्तिकला? ए, बी, सी और डी। क्या है थेरेमिन ये बताना है, क्योंकि थेरेमिन को 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। 1919 के अंदर जो है थेरेमिन की एक तरह से खोज हुई थी, बनाया गया था थेरेमिन को 1919 के अंदर। अब अप्रोक्सीमेटली 100 वर्ष जो है थेरेमिन ने पूरे कर लिए हैं। तो थेरेमिन क्या है? एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। इसको बनाया गया था लियोन थेरेमिन के द्वारा, लियोन थेरेमिन के द्वारा बनाया गया था। ये एक्चुअल में जो रेडियो तरंगे हैं उस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है। रेडियो तरंगे जो है उसका जब नया नया आया था सिस्टम, उस वक्त जो है लियोन थेरेमिन ने जो है इसके बारे में या इस इंस्ट्रूमेंट की खोज की थी। ठीक है ना। सो थेरेमिन जो है एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, एक उपकरण है जिसे पहला इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी माना जाता है दुनिया का, राइट। तो 100 वर्ष पहले जो है इसकी खोज हो गई थी। तो संगीत वाद्य यंत्र इसको हम लोग कह सकते हैं। इसका बी हम लोग करेक्ट आंसर मानेंगे। ठीक है ना। इसके अंदर जो है जैसे ही हैंड मूवमेंट होगा उससे जो है पिच हाई और लो, सेंसिंग हो रही है एक तरह से, फिजिकल टच किए बिना इंस्ट्रूमेंट पे। तो ये इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है एक तरह का। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी है। आपको पता है बिहार के अंदर जो है नीतीश कुमार जी 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, 7वीं बार, और लगातार 4थी बार जो है बिहार के सीएम बने हैं नीतीश कुमार जी। और उसके अंदर अभी उप मुख्यमंत्री कौन बनी है, महिला पहली महिला कौन बनी है ये पूछ रहा है। उप मुख्यमंत्री तो बने हैं पहले भी, लेकिन महिला अभी तक नहीं बनी थी, वो पहली कौन बनी है उसके लिए आपसे पूछा जा रहा है। तो बताइएगा कौन है? पुष्पा देवी है, रेणु देवी है, कंचन देवी है या मंजू देवी है? सब देवी है, बताइए कौन सी देवी है? कौन है? तो पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी है रेणु देवी, जो कि बेतिया से जो है 5वीं बार विधायक बनी है रेणु देवी, जिसको अभी उप मुख्यमंत्री बनाया गया है बिहार की। ओके। इसके अलावा तारकिशोर प्रसाद जो है कटिहार से जो विधायक है 4थी बार, उनको बनाया गया है उप मुख्यमंत्री। तो 2 उप मुख्यमंत्री है, तारकिशोर प्रसाद और आपके रेणु देवी। तो ये आपको ध्यान रखना है। और नीतीश कुमार जो है, ये भी क्वेश्चन बनता है आपका कि नीतीश कुमार जो है वो 7वीं बार जो है मुख्यमंत्री बने हैं, और लगातार पूछे तो लगातार 4थी बार जो है बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन कैसे भी पूछे और पहली उप मुख्यमंत्री वाली बात पूछे तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? रेणु देवी, यानी डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है? तो इसका आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में दुनिया की पहली ट्रामा लाइब्रेरी शुरू की गई है? दुनिया की पहली ट्रामा लाइब्रेरी कहां पर शुरू की गई है ये पूछ रहा है। हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड या उत्तर प्रदेश? कहां की गई है? ए, बी, सी और डी, ये आपसे पूछा गया। ट्रामा लाइब्रेरी बताइएगा क्या है ट्रामा लाइब्रेरी? आपको पता है ट्रामा जो है वो क्या है? ट्रामा या ट्राम सर्विस जो है वो एक्चुअल में रेल वाहन है एक, जो कि अंग्रेजों ने शुरू में चलाया था और उसको घोड़ों से खींचते थे। 1873 के आसपास जो है, तब उस टाइम पे जो है ट्रेन को घोड़ों से खींचा जाता था और बहुत सारी जगह भारत में चलाया जाता था। लेकिन वर्तमान में जो है इलेक्ट्रिकल ट्रेन्स आ गए हैं, जिनको केवल इलेक्ट्रिसिटी से हम लोग चला रहे हैं, जो कि अभी केवल और केवल पश्चिम बंगाल में कोलकाता वाले एरिया के अंदर ही चलते हैं। ये एक तरह से इलेक्ट्रिकल रेल है जो कि सड़क पर पटरी बनी हुई है और उस पर चल रही है। ट्रैफिक के साथ साथ ही जो है उसका भी पटरी बना हुआ है और वहीं पे चल रही है। तो छोटा छोटा वैगन होता है, इतना लंबा चौड़ा नहीं है जितनी ट्रेन अपनी ये नॉर्मल ट्रेन से इतनी लंबी चौड़ी नहीं है, बस 2-2 डिब्बे, लेकिन एक किफ़ायती और सस्ता जो है सवारी का साधन है। ज़्यादातर जो कॉलेज रूट्स है, स्कूल रूट्स है, जिन पे बच्चे आते जाते हैं, उन रूट्स पे चल रही है। तो उसकी वजह से जो है लोगों को आवागमन में काफ़ी सुविधा हो जाती है। तो काफ़ी पुराने समय से चली आ रही है इंडिया के अंदर ट्रेन जो सेवा है, ट्रेन रेल जो सेवा है, वेस्ट बंगाल या कोलकाता के अंदर जो है, पश्चिम बंगाल के अंदर आप लोग देखोगे इसको तो आपको महसूस होगा कि कितना एक तरह से किफ़ायती और कितना अच्छा सिस्टम है एक तरह से रेलवे का। वहीं पास में ही आपके रोड पे गाड़ियाँ भी चल रही है और साथ में ट्रेन भी चल रही है। तो ये चीज़ है आपकी ट्रेन जो है रेलवे, ये कोलकाता के अंदर चल रही है। इसके अंदर अभी क्या किया गया है, लाइब्रेरी की सुविधा दी गई है
ताकि जो बच्चे हैं वो पढ़ सके, कोई भी बुक लवर है, कोई भी पढ़ना चाहता है तो वो किताबें जो है, लाइब्रेरी छोटी सी है उसके अंदर से आप पढ़ो वहीं पे। तो ये अपने आप में फ्री वाईफाई सेवा भी कर रखी है। तो ये इस प्रकार की सर्विसेज जो है और ज़्यादा इस चीज़ को अट्रैक्ट करेगी अपने आप में। तो बहुत ही अच्छी है जो पढ़ने वाले हैं उनके लिए, जो बच्चे सफ़र कर रहे हैं उस टाइम में उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। तो ट्राम जो है रेलवे, ये आप ध्यान रख लेंगे, कोलकाता में चलती है और ये वेस्ट बंगाल परिवहन जो निगम है इसके द्वारा ये पहल की गई है। पश्चिम बंगाल जो परिवहन निगम है WBTC, वेस्ट बंगाल ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, इसकी ये पहल है। क्लियर है? तो ये आपको ध्यान रखना है, ट्राम लाइब्रेरी। तो क्या आंसर हो जाएगा? बी, पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल में भी कहाँ? कोलकाता। तो बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 जीता है? किसने जीता है अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020? बताइएगा। सादत रहमान, कुशल रेवाड़, आदिल महमूद या जेम्स हॉनर? किसने जीता है? ए, बी, सी और डी। सादत रहमान, कुशल रेवाड़, जेम्स हॉनर या आदिल महमूद, अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020। तो देखिएगा, बाल शांति पुरस्कार जो है ये एक्चुअल में 2005 से दिया जा रहा है। कब से दिया जा रहा है? ये 2005 से ही दिया जा रहा है, 2005 से। इंटरनेशनल चिल्ड्रन जो राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, किड राइट करके एक इंटरनेशनल चाइल्ड राइट ऑर्गेनाइजेशन है, किड राइट नाम से, किड राइट नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय जो है संगठन है, इसके द्वारा दिया जाता है। ये कहाँ पर है? एम्स्टर्डम के अंदर है, एम्स्टर्डम के अंदर लोकेटेड है, एम्स्टर्डम। और ये कहाँ है? एम्स्टर्डम कहाँ है? ये नीदरलैंड के अंदर है, ठीक है ना। नीदरलैंड के अंदर जो एम्स्टर्डम है, यहाँ पर है ये आपका किड्स राइट। ओके, यहाँ पर जो है आपकी ये जो किड्स राइट है इस्टेब्लिश्ड है, संगठन जो है वो इस्टेब्लिश्ड है। और इस बार जो है ये शांति पुरस्कार मलाला यूसुफजई के हाथ से दिलवाया गया है। और किसको दिया गया है ये आपसे पूछा गया है। तो 2020 का किसको दिया गया है? सादत रहमान। सादत रहमान जो है ये बांग्लादेश के रहने वाले हैं। कहाँ के हैं ये? सादत रहमान एक 17 वर्षीय बच्चे हैं, ये बांग्लादेश के रहने वाले, ठीक है। 17 ईयर्स ओल्ड फ्रॉम बांग्लादेश, बांग्लादेश से है सादत रहमान, ठीक है। इनको दिया गया है। सादत रहमान जो है, इन्होंने क्या किया था जो इनको अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार दिया गया? तो इनके द्वारा जो है, जो साइबर बुलिंग है, साइबर बुलिंग समझते हैं आप लोग? इंटरनेट के माध्यम से किसी को तंग करना, दैट्स कॉल्ड साइबर बुलिंग, उसको बोलते हैं साइबर बुलिंग। तो उसको रोकने के लिए या उसके खिलाफ जो है इसने, उसके अगेंस्ट जो है उसने कुछ काम किया, तो उसके लिए इसको अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार दिया गया है, ठीक है ना। साइबर बुलिंग के खिलाफ जो है अपने देश के अंदर काम किया उसने, तो इसलिए जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार सादत रहमान को दिया जा रहा है, जो कि बांग्लादेश से है। तो ये नाम थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। 2020 का किसके द्वारा पूछे? किड राइट। कहाँ पर है? नीदरलैंड के अंदर, एम्स्टर्डम में। 2005 से दे रही है। 2020 का सादत रहमान साइबर बुलिंग के लिए, साइबर बुलिंग, साइबर बुलिंग के लिए, ठीक है। इस पर्पज से ध्यान रख, साइबर पुलिस को रोकने के लिए, ठीक है। ये ध्यान रखना, कहीं वो लोग साइबर बुलिंग करने के लिए नहीं दिया गया। ओके, सो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन दुनिया का पहला 6G उपग्रह लॉन्च करने वाला देश बना है? दुनिया का पहला 6G उपग्रह लॉन्च करने वाला कौन सा देश बना है? 5G पहला किसने किया था? 5G की शुरुआत वर्ल्ड में पहले किसने की थी? 5G जो है अभी पीछे किसने किया था सबसे पहले? तो वो किया था साउथ कोरिया ने, साउथ कोरिया ने। अभी चाइना बोल रहा है कि हम 6G करेंगे, और इसके लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट, एक एक्सपेरिमेंटल उपग्रह छोड़ा है, एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट चाइना ने, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट चाइना ने छोड़ा है इसके लिए, जो कि 70 किलोग्राम का सैटेलाइट है, और इसको छोड़ा है। ये इनके लॉन्ग मार्च 6 जो आपका लॉन्च है व्हीकल, लॉन्ग मार्च 6, इस नाम से इनका जो व्हीकल है, ये जो वाहन है, ये लेके गया इस सैटेलाइट को। इसके साथ जो है 12 और भी उपग्रह छोड़े गए थे। तो ये बोल रहा है कि ये 6G सैटेलाइट जो है, ये लगने के बाद जो है आपका जो इंटरनेट का स्पीड 5G का है उससे 100 गुना स्पीड हो जाएगा, इससे 100 गुना स्पीड हो जाएगा। तो हम लोग सोच रहे हैं अप्रोक्सीमेटली जो है 500 मेगाबाइट जो है उसके आसपास जो है 500 Mbps का स्पीड आने की संभावना हो जाएगी। फिर 500 मेगाबाइट्स, 500 मेगाबाइट्स की स्पीड होने की संभावना है अगर ये 6G जो है सिस्टम इनका अच्छे से काम कर जाता है तो, ठीक है। तो चाइना के द्वारा है ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? तो लॉन्ग मार्च 5 जो व्हीकल, लॉन्ग मार्च 6 जो है उसके व्हीकल के द्वारा, तो 6G सैटेलाइट के अंदर। और पहला 5G किसने? कोरिया के अंदर, कोरिया ने जो है पहला 5G किया था।
तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है। सो इसका करेक्ट आंसर हो गया आपका डी, चीन। और चीन अभी रॉक लाने के लिए भी जो है चीन ने अभी अपना एक लॉन्ग मार्च 5 जो है वो भी छोड़ा था चंद्रमा के लिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से कई मिशन जो है बार बार छोड़ता जा रहा है आपका चाइना, काफ़ी एक्टिव है। ब्रह्मपुत्र नदी पर एक डैम बनाने की बात कर रहा है तिब्बत वाले क्षेत्र के अंदर, ताकि ब्रह्मपुत्र का पानी जो है स्टोर कर सके हम लोग। तो काफ़ी बड़ा डैम बनाने की बात चल रही है। तो इस प्रकार से काफ़ी एक्टिविटी कर रहा है चाइना। ओके, एनीवे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के प्रधानमंत्री शेख खलीफा बिन सलमान अल खलीफा का निधन हुआ है? कौन से देश का है प्रधानमंत्री शेख खलीफा बिन अल खलीफा? तो इसका निधन हुआ था इनका अभी। बहरीन है, कुवैत है, ओमान है, जॉर्डन है। देखिएगा क्यों है, क्वेश्चन क्यों बन रहा है, सबसे पहली चीज तो ये पता होना चाहिए वाई क्वेश्चन इसलिए बन रहा है क्योंकि दुनिया में सबसे लंबा एज ए प्राइम मिनिस्टर कार्यकाल करने वाला व्यक्ति है जिसका नाम यहाँ लिखा हुआ है। सबसे लंबा कार्यकाल जो है एक प्रधानमंत्री के पद पर इनका रहा है। ये 1971 में प्रधानमंत्री बने थे, पीएम बने थे वहाँ के, और 2020 तक ये रहे, लगभग 49 साल 49 ईयर्स जो है प्राइम मिनिस्टर संभालिए, प्रधानमंत्री के पद पर रहे। तो इसलिए जो है क्वेश्चन बन रहा है। अब पूछ रहा है देश कौन से हैं। तो अभी जो है उनकी जगह जो आपके शेख खलीफा बिन सलमान अल खलीफा थे, इनकी जगह जो है अभी नए वहाँ पर पीएम आ चुके हैं, ठीक है। तो उनका किस देश से नाता है ये आपसे पूछा गया है। तो ये है बहरीन से। बहरीन के पीएम का अभी निधन हुआ था। बहरीन जो है उनकी कैपिटल है मनामा, और बहरीन दिनार जो है वहाँ की करेंसी है। बहरीन मनामा जो है यहाँ की राजधानी है बहरीन की, और बहरीन दिनार जो है यहाँ का करेंसी है, ठीक है। करेंसी क्या है, बहरीन दिनार है। ओके, तो अरेबियन कंट्री है एक, ये ध्यान रखना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रिकेट टीम ने आईपीएल 2020 का खिताब जीता है? वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोबारा भी आ गया होगा। पहले भी हम लोग इस पर चर्चा कर चुके हैं। आईपीएल 2020 का खिताब किस क्रिकेट टीम ने जीता है? ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आया होगा पहले, ठीक है। अब डायरेक्टली आ गया है, तो बताओ आईपीएल जो इंडियन प्रीमियर लीग 2020 का खिताब जीता, कहाँ हुआ था? अभी यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात के अंदर हुआ था, ठीक है। यूएई में हुआ था। इसका 13वां संस्करण अभी हाल ही में खत्म हुआ है, ठीक है। तो इसमें किसने जीत हासिल की है ये आपसे पूछा गया है, बताइएगा। और किसको हराया है, किसने जीता है? तो किसने? मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस जो है इसमें विजेता रही है और दिल्ली कैपिटल को हराया था। ये सीधा क्वेश्चन एक तो ध्यान रखना ही है, ठीक है ना। इसके अलावा जो है इसके अंदर जो है केएल राहुल जो है उन्होंने सबसे ज़्यादा रन बनाकर जो है सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने थे। तो ये इस तरह की चीज़ें भी ध्यान रखनी है। बट ये क्वेश्चंस जो है इस तरह के पूछे जाने की संभावना है कुछ एक आईपीएल से, तो इसलिए हम लोग एक एक क्वेश्चन करके ऐसे लाते रहेंगे ताकि ये तुम्हारे दिमाग में ये चीज़ सेट रहे, ठीक है ना। तो 13वां संस्करण जो है यूएई में हुआ था, जो कि मुंबई इंडियंस जो है इसमें विनर थी और दिल्ली कैपिटल्स जो है उसको हराया गया था। ओके, सो इसका करेक्ट आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन व्यक्ति हाल ही में पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड के नए सीईओ बने हैं? कौन व्यक्ति बने हैं पेट्रोनेट एलएनजी? पेट्रोनेट एलएनजी क्या है? एलएनजी लिक्विफाइड नेचुरल गैस जो है पेट्रोनेट एलएनजी। तो ये इंडिया का सबसे बड़ी गैस इंपोर्टर कंपनी है, सबसे बड़ी गैस इंपोर्टर कंपनी है। इसके सीईओ कौन बने ये आपसे पूछ रहा है। तो बताइएगा राकेश कुमार सिंह, अक्षय कुमार सिंह, आकाश प्रीत देवगौड़ा या मनीष कुमार राजपूत? क्या इसका करेक्ट आंसर है, बता दीजिएगा। तो ये पहले जो आईओसी को संभाल रहे थे, आईओसी के अंदर जो है गैस का बिजनेस जो था वो संभाल रहे थे जो व्यक्ति अभी पेट्रोनेट एलएनजी के सीईओ बने हैं, वो उनकी जगह वहाँ पर अभी आ गए हैं प्रभात सिंह, और वो कौन है? अक्षय कुमार, ठीक है। अक्षय कुमार सिंह जो है उन्होंने जो है स्थान ले लिया है प्रभात सिंह का। प्रभात सिंह जो है अभी 5 वर्ष का कार्यकाल इनका पूरा हो गया था पेट्रोनेट एलएनजी में सीईओ के पद पर। पेट्रोनेट एलएनजी के सीईओ के पद पे पहले कौन थे? प्रभात सिंह। इनका 5 वर्ष का कार्यकाल अभी पूरा हो गया था, तो उनकी जगह पर अभी आ गए अक्षय कुमार सिंह, ठीक है। अक्षय कुमार सिंह जो है पहले इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अंदर थे, आईओसी के अंदर। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जो आपको पता होगा पीएसयू है, ठीक है, ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है ओनरशिप है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना कब हो गई थी? इसकी स्थापना 1954 में हो गई थी।
और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दिल्ली के अंदर, न्यू दिल्ली के अंदर इसका मुख्यालय है, हेडक्वार्टर्ड इन न्यू दिल्ली। 1954 में स्थापना, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। क्लियर? इसके अलावा जो है इसके अभी कौन है हेड जो है इसके, कौन है? तो श्रीकांत माधव वैद्या जो है वो इसके सीईओ है। ठीक है, श्रीकांत। आईओसी की अगर बात करें इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के, तो कौन है? श्रीकांत माधव वैद्या, ये है इसके सीईओ। ठीक है, बट इसके कौन बने हैं? पेट्रोनेट एलएनजी क्या है? इंडिया की सबसे बड़ी गैस इंपोर्टर कंपनी है पेट्रोनेट एलएनजी, सबसे बड़ी गैस इंपोर्टर है। उसके सीईओ बने हैं अक्षय कुमार सिंह, और पहले थे प्रभात सिंह। इनका कार्यकाल पूरा होने के बाद अक्षय कुमार सिंह। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये था इसका करेक्ट आंसर, बी इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये थे आज के क्वेश्चंस। इसी के साथ जो है आज के क्वेश्चंस हमारे समाप्त हो गए। बाकी कुछ एक अच्छे इंपॉर्टेंट और नए क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे अगली क्लास में हम। तब तक पिछलों को रिवाइज करो और अपने आप में भी कुछ ना कुछ जो है चीज़ों को एडप्ट करते रहना है और रिवीजन करते रहना है। सबसे मैक्सिमम इंपॉर्टेंट चीज़ जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस और रिवीजन, ये दो ही चीज़ें हैं जो आप बार बार करते रहिए, ताकि आप अच्छे से बेहतरी से अपनी तैयारी को कर पाएंगे। ओके, बाकी कैसी क्लासेस आपको और भी चीज़ें प्रोवाइड करवा रही है, आप लोग चैनल को विजिट कीजिएगा। कैसी ऑनलाइन ऐप जो है वहाँ पे कोर्सेज भी अवेलेबल है, उनको भी आप लोग देखते रहिएगा। जो भी आपके काम का है वो जैसा भी है, तो अभी ग्राम सचिव से रिलेटेड है, HSSC के एग्जाम्स आ रहे हैं, तो जो भी चीज़ आपको चाहिए वहाँ पर अवेलेबल है, तो वहाँ पे आप कांटेक्ट करते रहिए। राइट, सो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।